दिल्ली पुलिस श्रद्धा मामले की लगातार जांच कर रही है। इस मामले के और क्या क्या पहलू हैं, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, सबूत कौन कौन से आ गए हैं, कौन कौन से सबूत अभी नहीं आए हैं, इस केस में क्या कन्विक्शन लीड होगी या नहीं, तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ क्राइम तक के पूरा जो टीम है वो मौजूद रहेगी। सबसे पहले हम चलते हैं प्रवेश पांडे के पास। प्रवेश, इसमें सबसे अहम है हड्डी का डीएनए। अगर वो मैच करता है तो ये साफ होगा कि जो मौत हुई है, हत्या हुई है, श्रद्धा की हुई है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आई और अभी पुलिस अभी तक जांच करी। अगर पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस आ जाता तो एक एविडेंस ही काफी था, मतलब एक बोन ही काफी है पूरे केस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में ऐसा कुछ लगा नहीं है और कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, इनिशियल रिपोर्ट भी नहीं आई है, तो कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ ऐसा कुछ ठोस लगा नहीं और ना ये लगा। एक और जानकारी निकल कर आ रही है जिसमें साफ हो रहा है कि जो चैट से क्लियर हो रहा है कि श्रद्धा के साथ मारपीट होती थी, उसके बावजूद वो इस रिलेशनशिप में थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? और ये बात सामने आ रही, उसके पास ऑप्शन कहाँ था? आप देखिए ना, उसने अपने घर पे लड़ाई कर चुकी थी, जाती कहाँ जाती, किसके पास जाती, और वो इतनी वेल सेटल नहीं थी, उसने जॉब भी छोड़ दिया था, तो उसके पास जो सेविंग्स बचे थे थोड़े बहुत वही थे उसके पास पैसे, तो उसके पास भी कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। और कहीं ना कहीं मारता होगा बाद में उसे, क्योंकि थोड़ा साइकिक तो था कि मारता होगा बाद में मना लेता होगा, तो बात मान भी जाती होगी, क्योंकि उसके दोस्त ने, लक्ष्मण ने बोला था कि हम इसके खिलाफ कंप्लेन करते ही करते, तो उसने मना कर दिया था, नहीं रहने दे, मैं उसे समझाती हूँ। श्रद्धा के को उसके माता पिता ने, यानी आफ्ताब के माता पिता ने बताया था कि इससे दूर रहे, और तो साइको है। और ये कहा था कि अगर सबसे ज्यादा तो टाइम तुमने स्पेंड किया है, और ये भी कहा था अगर शादी हो जाएगी तो शायद भविष्य सुधर जाए। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए जो वर्ड यूज किया था वो साइको यूज किया था। तो इससे ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेंटली ही वाज डिस्टर्ब। हाँ बिल्कुल। और अब देखिए, बाप तो रिलेशन की थी ना, लिव इन में रह रहे थे, तो अब दोनों बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज, और प्यार में एक बार आदमी पड़ जाता है तो सब चीज भूल जाता है, ऐसा कहा जाता है। और कहीं ना कहीं ये यहाँ सच होती दिख रही है कि भाई प्यार में थी तो उसे बाकी कुछ दिख नहीं रहा था, ना उसके पेरेंट्स की बातें दिख रही थी, ना लड़के के पेरेंट्स की बातें दिख रही थी। और देखिए, ड्रग करता था, ये भी बात सामने आई है कि सिर्फ आफ्ताब ड्रग करता था कि उसने ये लत उसे भी लगा दी थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं, ये तो क्लियर नहीं आया कि उसको लत लगा दी। मैं बोल रहा हूँ आगे अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चले, तो क्या पता उसकी वजह से उसे वो रुका के रखा अपने पास, वो जाना चाहती हो लेकिन उसे बाहर वो चीज़ ना मिले। देखिए, बहुत जन कर देते कि मैं एडिक्शन में हूँ तो इसे भी एडिक्शन में डाल दूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आगे इन्वेस्टिगेशन में निकल कर सामने आ सकती है, जो अभी कहा जा रहा है कि सिर्फ वही करता था, तो ये सब चीज़ें आगे। लेकिन एक चीज और निकल कर आ रही है कि ड्रग लेने के साथ साथ वो इसको कंज्यूम भी करता था। ये बात ये, मतलब लेता भी था और सेल भी करता था, इसको सेल परचेज में भी था। हाँ, तो देखिए, मतलब पैसे कमाने का जरिया तो देख रहा था, कहीं ना कहीं से जॉब भी कर रहा था इसके साथ। ये उसकी सोचिए, उसको मर्डर करने के बाद उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर, मतलब पैसे का कहीं ना कहीं तो लालच था, ऐसा नहीं था कि कोई गिल्ट था मारने नहीं, एक जांच में भी बात आई है कि पैसे वो श्रद्धा के घर से भी मंगवाता था, बोलिए, और दे देते थे, और पेरेंट्स बिना इंक्वायरी किए। नहीं, ये बात तो कहीं ना कहीं अभी देखने वाली है कि पेरेंट्स बिना बोले या बिना बात किए कैसे दे रहे थे, सिर्फ चैट पे बोलने पे दे रहे थे, या सच में बातचीत हो रही थी, या कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। अभी तो उनके डैड ये बात बोल रहे हैं, लेकिन ये बात आगे सामने आनी चाहिए कि बिना बात किए कैसे कोई दे सकता है सिर्फ चैट पे। सुनील भाई, ये बात सच है कि परिवार में रिश्ता जो था बाप और बेटी का, और वो ठीक नहीं था। और ये बात भी सही है कि यही वजह थी कि वो आखिरी समय में अपने फैमिली के पास शायद नहीं जा पाई, लेकिन क्योंकि वो खुद ही गलती के एंड पर थी, ऐसा मतलब हम सोच रहे हैं। हाँ, देखिए, ये चीज़ तो होती है, इस तरह के जो भी लिव इन रिलेशन वाली बातें होती हैं उसमें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि 2016 से इसके मदर फादर दोनों अलग रहने लगे थे, श्रद्धा के। और फिर 2020 के जनवरी की बात है, उस समय उसी सदमे में जब बेटी चली जाती है लिव इन रिलेशनशिप में, तो उसी सदमे में उनकी माँ की डेथ हो जाती है, श्रद्धा की। तो ये जनवरी 2020 की बात है। उसके बाद तमाम इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, उनके बीच में मारपीट होती थी, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब वो कहाँ जाती, किसके पास जाती, तो कहीं ना कहीं अब उसे मजबूर हो गई थी कि नहीं, हम उसी के साथ रहें, उसी के साथ ज़िंदगी बिताएं। और तमाम चीज़ें हैं जो अभी नहीं, लेकिन ये बात तो है कि अगर मामला थाने तक पहुंच जाए, हस्बैंड वाइफ में अगर ऐसा झगड़ा हो जाए, एज ए हस्बैंड वाइफ ही रह रहे थे और थाने तक बात पहुंच जाए, तो बहुत एक्सट्रीम चीज हो आती है। मतलब हम जैसे लोगों की, जैसा हम सोचते हैं, ये तो बहुत ज्यादा आपको नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ चिराग भाई, कि बहुत कम लोग जानते हैं ये कि अगर कोई लिव इन रिलेशन में भी रह रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत FIR दर्ज करा सकता है और एक्शन भी होता है। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये चीज़ होती है और ये चीज़ ये करा सकती थी। अब वो सोचे कि हस्बैंड वाइफ ही क्यों लिए करा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, लिव इन पार्टनर भी करा सकता है। और जो भी लड़की या लड़का भी हो, अगर वो परेशान हो तो उन्हें जरूर ये केस कायम करना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें जो ड्रग्स लेने वाली बात आ रही है, तो क्लियर हो गया कि वो ड्रग्स लेता था, तो ये जानकारी श्रद्धा को भी थी, तो ऑब्वियसली वो विरोध करती थी या नहीं करती थी इसका? मुझे नहीं लगता कि विरोध करती थी, क्योंकि अभी एक फोटो भी आ रही है, कुछ चीज़ें भी आ रही है कि उसके साथ उस तरह की कुछ जो वाइन की ग्लास है, शराब है, वो दोनों
खुशी खुशी शेयर कर रहे हैं, उसकी फोटो डाल रहे हैं, तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो खैर हम उस चीज़ पे नहीं जाते। देखिए ये तो कोई भी करता है, हर घर की बात है, बहुत सारे घरों की बात है, ठीक है। तो उस वो इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। पार्ट ये है कि उसने जो मर्डर किए हैं, अभी आपको एक सवाल हर कोई कर रहा है कि भाई उसका सिर कहाँ है, लड़की का, श्रद्धा का सिर कहाँ है। मतलब ये समझिए कि पूरा एक परफेक्ट मर्डर है ये। इसको किस तरीके से अंजाम दिएगा, एक दो पॉइंट्स मैं कहना चाहता हूँ। जैसे वो हर सवाल का जवाब अंग्रेजी में दे रहा है अगर पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि उसे हिंदी अच्छी तरह से आती है, हिंदी में। तो इसके पीछे वजह अंग्रेजी इसके में पीछे यही वजह है कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल करके पुलिस को जवाब दे रहा है। क्योंकि अगर वो हिंदी में बात करेगा तो नॉर्मली कई सारे सवाल होंगे, कई सारे क्रॉस क्वेश्चन हो जाएंगे, उसे लगता है कि कहीं मैं फंस न जाऊँ, कोई ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकल जाए कि जो हमें मुश्किल में डाल दे, कोई सच ना निकल जाए, वो चीज़ें छुपाना चाहता है। और दूसरी बात, आप सोचिए कि अभी तक सिर्फ हड्डियां मिली हैं, जैसा अभी प्रीवियस बता रहे थे कि हड्डियां मिली हैं। हड्डियां हो सकता है कि हड्डियां वो किसी इंसान की ही ना हो, किसी जानवर की हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो सिर है, तो सिर को इसलिए अभी तक नहीं बरामद कराया है, चाहे कहीं फेंका है या क्या किया है, क्योंकि अगर सिर मिल जाए, मतलब अगर खोपड़ी मिल जाए तो एक बहुत बड़ा प्रूफ है। क्योंकि एक टेक्निक होती है सुपर इम्पोजिशन टेक्निक। सुपर इम्पोजिशन टेक्निक में क्या है कि अगर आप किसी इंसान की कितनी भी साल पुरानी खोपड़ी हो, उसको सुपर इम्पोजिशन से उसका चेहरा बनाया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए अगर खोपड़ी मिल जाए, चाहे किसी भी हालत में मिल जाए, क्या वो साइंटिफिक एविडेंस है? बहुत बड़ा एविडेंस है, बहुत बड़ा नहीं, एविडेंस। उसमें क्या होता है कि खोपड़ी रखकर उसके आधार पर क्या स्केच ड्रॉ किया जाता है, क्या किया जाता है? बिल्कुल, वो सुपर इम्पोजिशन से वो पूरा जो चेहरा होता है किसी इंसान का, जैसे केवल स्कल है, लेकिन उस पर ऐसा दिखाया गया, उस तरह से उसका तरीका है, पूरा टेक्निक है, वो पता चल जाएगा कि इसका चेहरा क्या था। और चेहरा मिला जाएगा तो श्रद्धा की तरफ मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है क्या नहीं, ये एडमिसिबल है, ये एविडेंस? बिल्कुल, बहुत सारे केसेस में। अभी आपको दिल्ली का एक केस याद है, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि 54 साल पुराने एक का मर्डर हुआ था, उसका स्कल मिला, उसका सुपर इम्पोजिशन से चेहरा बनाया जा रहा है, और चेहरा उसी तरह का बना करके वो देखा जाएगा वही आदमी है, तो प्रूफ हो जाएगा ये चीजें। अब सोचिए कि अगर वो चेहरा हर इंसान का तो अलग अलग है। इसमें सुनील भाई, किसी ने मारते हुए नहीं देखा, किसी ने ले जाते हुए नहीं देखा, किसी ने फेंकते हुए नहीं देखा। हमें दिख क्या रहा है? वहां मिल रही हड्डियां। हमें घर में क्या दिख रहा है? कुछ ब्लड स्टेन, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ये दावा कर दिया कि ब्लड स्टेन मिले हैं, वो किसके हैं ये पता नहीं। तो ऐसे केस में मिसिंग लिंक तो है ही, पूरे मिसिंग लिंक है इसमें। अभी कोई लिंक, अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, कोई कड़ी एक दूसरे से कहीं जुड़ ही नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं जुड़ा है। अभी तक सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। जो हड्डियां मिली हैं, अगर वो इंसान की नहीं हुई, अगर इंसान की भी हुई, अगर वो डीएनए मैच नहीं किया उससे, तो फिर क्या करेंगे? ये तो वो है जो उसने बताया कि यहाँ पे ये चीजें आप बरामद हो गई, लेकिन अभी तक वो प्रूफ नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसने पुलिस को झूठ बोला, और पुलिस को ऑब्वियसली एज ए एजेंसी उनको भी पता होता है कि आरोपी इतना शातिर है, वो झूठ बोल रहा है, आईपीएस लेवल के ऑफिसर उसको ग्रिल कर रहे हैं, तो ये बात तो उनके भी दिमाग में रही होगी, उसके हिसाब से उनका प्लान भी तैयार होगा। बिल्कुल ये होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो परफेक्ट मर्डर, इसने 6 महीने हो गए इस केस को। एक होता है कि देखिए आज एक मर्डर होता है, 4 दिन के अंदर अगर आप पकड़ लेते हैं, चीजें पता चलती हैं, तो बहुत सारी चीजें उसके पास तैयारी के टाइम नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही की बात होती है, 6 महीने हो चुके हैं। वो सारे वो जो क्राइम की जो वेब सीरीज हैं, नॉवेल्स हैं, थ्रिलर मैगजीन्स हैं, वो सब कुछ पढ़ करके अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुका है कि मुझे किस स्टेप पे पुलिस कहाँ तक जा सकती है। जितना पुलिस सोच रही, मुझे नहीं लगता कि उससे वो कई कदम आगे है। उसे पता है कि पुलिस कब क्या। आप सोचिए कि उसकी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले उसके पेरेंट्स अपना घर छोड़ चुके थे। कैसे ये पॉसिबल है? यानी उसे पता था कि अब मैं पुलिस की गिरफ्त में आने वाला हूँ। अपने पेरेंट्स को किसी भी वजह से, वो नहीं पता चला किस वजह से, उनको हटा देता है। अब वो गिरफ्तारी होती है। अब सोचिए कि मोबाइल कहाँ फेंका है श्रद्धा का, वो भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। ठीक है, जो हड्डियाँ मिली है, तो ये सारी चीज़ें जो मुझे जो समझ में आ रहा है, कभी कल एक पुलिस अधिकारी से बात हुई, उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा परफेक्ट मर्डर मैंने नहीं देखा है, और इसने जो चीज़ें भी करवा रहा है वो सब कुछ उसकी सोची समझी साजिश है। तो आपको क्या लगता है, ये जो ऑफिसर्स ग्रिल कर रहे हैं, उनको ये बात नहीं पता कि ये एक साजिश के तहत कर रहे हैं, करा रहा है? बिल्कुल, अभी क्या पता, देखिए बहुत सारी चीजें जो इन्वेस्टिगेशन में होती है, हर चीज पुलिस मीडिया से शेयर नहीं करती है। तो हो सकता है उनको ये चीजें पता चलो, लेकिन अभी वो चीजें शेयर ना कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, जो इस तरह के मर्डरर होते हैं, वो कई बार पुलिस को बहुत सारा धोखा देता है। आपको एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि एक मिठारी का हर कोई जानता है, उससे वाकिफ है। उसका जो मेन एक्यूज था सुरेंद्र कोहली, वो पूरे 15 दिन तक जब पुलिस के कस्टडी में था, वो बंदा एक मतलब उसके जो सेकंड चेहरे पे जो हाव भाव होते हैं ना, वो भी नहीं बदलते थे। पुलिस उससे कोई पूछताछ करके कुछ नहीं खुलासा करा पाई। और जब वही नार्को के लिए ले गए, तो नार्को के जो साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर होते हैं, अगर वो स्ट्रांग है, वही इससे। तो आपको लगता है कि इस केस में अगर साइकोलॉजिस्ट की भी दिल्ली पुलिस मदद ले, तो कुछ और क्रिमिनोलॉजिस्ट की मदद ले, तो शायद सिचुएशन कुछ और स्थिति साफ हो? इस केस में जो मुझे लगता है, इसमें सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। और जो साइकोलॉजिकली इसको, इमोशनली, साइकोलॉजिकली इसको जो इससे बातें निकलवाई जा सकती हैं, वो पुलिस कभी नहीं निकलवा सकती है, मेरा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ठीक है, आपने एज एन एक्सपर्ट जो है वो बहुत अलग तरीके से पूछताछ करेगी। बिल्कुल, तभी ये चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि 6 महीने में इसकी जो प्रिपरेशन है ना,
उसको आप नहीं कर सकते। जो बंदा जो हिंदी जानते हुए अंग्रेजी को बात कर रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए। जो आप खुद कल जंगल में गए थे, जिस जंगल में जाके आप आधे घंटे में भूल सकते हैं कि मैं कहाँ गया था, कहाँ से आया, वो बंदा कैसे जो एक बार जाता है एक दिशा में, वहाँ कोई हड्डी फेंकता है, फिर दूसरे दिन दूसरी दिशा में जाता है और फिर उसके बाद नहीं जाता, वो भी आधी रात को जाता है 2 बजे। ध्यान रखिएगा, उसमें कोई आपके पास लैंडमार्क नहीं है, आपको आसपास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। फिर आप दिन में कैसे ले जाकर आपको एग्जैक्ट आप कैसे दिखा सकते हो कि यहाँ पे हड्डी मिली है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो सारी चीज़ें कर रहा है। इसका मतलब इट मीन्स वो आपको डाइवर्ट कर रहा है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है सुनील भाई ने, ऐसा हो सकता है जैसा बोल रहे हैं। तंसीम हैदर और सर सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े। तंसीम भाई, आपने साइंटिफिक काफ़ी इसमें स्टोरीज करी है, कौन सा ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एविडेंस है जो आपको लगता है कि ये रिपोर्ट डीएनए सुपर इम्पोजिशन, फोरेंसिक, ब्लड स्टेन्स, ऐसा कौन सा सबसे जबरदस्त आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में मानते हैं? देखिए, अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उस घर में जो ब्लड स्टेन मिले हैं उनकी जो मिलान है डीएनए का, वो जो कि ब्लड सैंपल लिया जा चुका है श्रद्धा के फादर का, जिनका टेस्ट चल भी रहे हैं। तो जो ब्लड मिले वो सेम होते हैं? बिल्कुल। जो ब्लड वहाँ से उठाया गया है, जो सैंपल उठाए गए हैं, उनको कलेक्ट किया जाएगा। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए एक मशीन होती है, उसमें 3 अलग अलग टेस्ट से उसको गुजरना होता है। उसमें मैचिंग की जाती है, जो मृतका है उसका जो ब्लड मिला है, सो जो कहा जाता है, और उसके परिजनों से। फिर उसका जो रिजल्ट आता है, वो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बोलते हैं कि उसकी परफेक्शन जो परसेंटेज है वो 99.9% है, 0.1% वो छूट जाते हैं। तो वो मिल जाना इस बात का सबूत है कि श्रद्धा का खत उस फ्लैट में। ठीक है, पहला ठीक है। दूसरी एविडेंस की बात करें तो दूसरा एविडेंस जो अभी मिला नहीं है, जिसके बाद सुनील कर रहे थे कि अगर सर का हिस्सा मिलता है, जाहिर सी बात है कि 6 महीने हो चुके हैं और वो स्कल के ही तौर पे मिलेगा। अगर मिलता है तो उसको बरामदगी होती है। तो अगर डिस्ट्रॉय नहीं किया, अगर वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो बहुत मुश्किल होगी। अब सुपर इम्पोजिशन की जहाँ तक बात है, वो एडमिसिबल है कोर्ट में। सुपर इम्पोजिशन में एक स्कल होता है, आप चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ। सुपर इम्पोजिशन का अलग अलग वो है, इसमें निठारी केस ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं। तो ये है, ये सुपर इम्पोजिशन है। ये मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं आपके किसी भी स्कल के, उसको पहले इस तरीके से मैच करते हैं। उसके बाद फिर फोटोग्राफ्स जो है उस श्रद्धा की मान लीजिए, तो फोटोग्राफ उसकी लाएंगे और एक सॉफ्टवेयर के जरिए उसके स्कल से और फोटोग्राफ को मैच किया जाता है। ये साइंटिफिकली अगर ये हो जाए तो ये एडमिसिबल है? बिल्कुल एडमिसिबल है। और ये टेस्ट 19 स्कल्स मिले थे जो निठारी केस में, उसको बाकायदा चंडीगढ़ CFSL ने टेस्ट किया था, सुपर इम्पोज किया था। सुपर इम्पोजिशन के बाद उनको उन चेहरों की पहचान दी थी बाकायदा, और वो कोर्ट में माने गए थे। उस आधार पर फांसी की सजा हुई। तो इसलिए यहाँ पर स्कल मिलना एक अहम सबूत होगा। बिल्कुल चिराग, ये बहुत अहम और ज़रूरी सबूत होगा। दोनों चेहरे की पहचान होगी। घर से अगर स्टेन्स मिल जाते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि इसमें मर्डर किया गया। ये दो इतने, और अगर स्कल नहीं मिलता, सिर्फ हड्डियां हैं, तो उसके आधार पर क्या आगे दिशा रहेगी? हड्डियों के आधार पर पुलिस DNA टेस्ट कर सकता है। सुपर इम्पोजिशन सिर्फ चेहरे के लिए, फेशियल रिकॉन्स्ट्रक्शन और सुपर इम्पोजिशन जो है चेहरे स्कल के लिए। और स्कल से एक फायदा पुलिस को और हो जाता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, स्कल्स में जो दांत होते हैं वो बहुत दिनों तक सेफ रहते हैं। कितना भी डिस्ट्रॉय हो जाए स्कल, दांत जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो दांत को जब क्रश करते हैं तो दांत में से एक लिक्विड निकलता है। उस लिक्विड को ब्लड के साथ DNA मैचिंग की जाती है। वो बहुत परफेक्ट मैच माना जाता है। मतलब वो जो निकलेगा लिक्विड, उससे उनके ब्लड के फादर या मदर जो भी है, वो मैच करके बताया कि हाँ ये स्कल जो है इनके परिवार से संबंधित है, इनकी बेटी। ओके, तो ये क्लियर होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी की चीज़ें तो देखिए सर्कमस्टेंस। नहीं, इसमें एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने कहा कि अगर ब्लड स्टेन मिलते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि वहाँ उसका खून बहा है, ये थोड़ी साफ होगा कि आपने मारा है। हाँ, अब तीसरा एविडेंस इसमें चाहिए होगा कि मारा है और काटा किस चीज़ से। ठीक है, वेपन ऑफ ऑफेंस है, वो आपको चाहिए होगा। अगर वो नहीं मिलता है तो वो नहीं मिलता है तो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतने ज़्यादा हैं चिराग इस केस में। नहीं, अगर हम ये मान लें कि और एविडेंसेस नहीं है, हमें हथियार नहीं मिल रहा है, स्कल नहीं मिल रहा है, हमारे पास हड्डी है जिसका DNA मैच कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मौके से ब्लड स्टेन मिल रहे हैं जो ये मैच कर रहे हैं श्रद्धा के। पहली जो कड़ी होगी वो पुलिस को ये साबित करना होगा कि ये लड़की इस लड़के के साथ इस फ्लैट में रहती थी। ठीक है,
उसको पुलिस साबित करेगी मोबाइल लोकेशन के ठीक है। जरिए, गूगल मैपिंग के जरिए। इसके अलावा उसके जो उसके रेंट मोबाइल एग्रीमेंट। की लोकेशन है, रेंट एग्रीमेंट्स हाँ। हैं, तमाम सीसीटीवी चीज़, ठीक फुटेजेस है। अगर मिलते हैं, ये सामान इसने खरीदा, ये एक पहला चीज साबित कर दी कि दोनों ठीक है। रहते थे। अब दूसरी चीज की लड़की गायब हो गई, तो उसको भी पुलिस साबित करे कि इस तारीख के बाद लड़की गायब ठीक है। डिसअपियर हो गई। ठीक है। तीसरी डिसअपियर हो गई, तीसरा साबित करना होगा इस घर में कत्ल किया गया, जो आप बता वो रहे हो कैसे? टेक्निकली वो कैसे? हाँ, वो बहुत ही मतलब नाजुक और बहुत कॉम्प्लिकेटेड पहलू है पुलिस के लिए इस इन्वेस्टिगेशन में पर्टिकुलर, चूंकि इतना वक्त गुजर चुका है, ज्यादातर एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब एविडेंस का डिस्ट्रॉय हो जाना अपने आप में वैसे ही केस होता है जैसा हमने आरुषि केस में देखा, उसमें एविडेंस बहुत डिस्ट्रॉय किए गए हो गए थे। तो अब इसमें साबित ही कैसे हो कि इस घर में उसका मर्डर किया गया, तो अब उस ब्लड स्टेन से साबित होगा कि ब्लड उसी का है, ठीक है। उसका है, ठीक है। उसका मतलब कैसे निकला, हाँ। काटा गया। तो ये जिम्मेदारी एक्यूज्ड की थोड़ी हो बताए, ये तो प्रोसिक्यूशन एजेंसी की होता है। प्रोसिक्यूशन लाइबिलिटी किसकी बनेगी? प्रोसिक्यूशन जब टेस्ट करेगा तो अपनी पीसी रिपोर्ट में वो पेश करेगा ना अदालत में कि साहब ये ब्लड लड़की का यहाँ से मिला है, इसका मर्डर इस घर में किया गया है, ये एक्यूज्ड है, इसके अलावा कोई और रहता नहीं है इस घर में, इसी ने किया मर्डर। ये पुलिस तो कहेगी, वो अपने बचाव पक्ष में क्या कहेगा ये हम लास्ट नहीं कह सीन सकते। एविडेंस कि इस घर में लास्ट दोनों को देखा गया, ये महत्वपूर्ण रहेगा। अगर कोई विटनेस ने बता दिया, मकान मालिक ने बता दिया, किसी पड़ोसी ने बता दिया, हाँ जी हमने एक हफ्ते पहले देखा था दोनों को। इसमें अभी विटनेसेस पे हम बात ही नहीं कर रहे ठीक हैं, है। अभी तो हम साइंटिफिक ठीक है। जो एविडेंसेस है उस पे बात ओके। करें। अब विटनेस पे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे आप बाद में आएंगे, अभी तो जो सॉलिड चीज आपको ठीक मिल है। रही है उस पर बात करेंगे। अब ये साबित हो गया कि इस घर में इस लड़की का मर्डर हुआ, उसके ब्लड स्टेन्स मिल गए। अब वो बचाव पक्ष है, भाई साहब डेड बॉडी तो है नहीं है, तो ऐसे कह रहे हैं हमें फर्जी इम्प्लीकेट कर रहे हैं इस केस में, जैसा कि आमतौर पे होता है। तो पुलिस को उसमें मदद मिलेगी जब पुलिस ये दिखाएगी। अच्छा, पुलिस आप देख रहे हैं कि जगह जगह जा रहे हैं, तो यही चेन कनेक्ट करने के लिए जा रही है कि मर्डर के बाद वो कहाँ गया, कैसे गया, क्या बॉडी की पार्ट्स। आपकी बात सारी मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये चीज कि उसने वहां उसकी हत्या की, उसने हत्या की और खून निकला, ये तो ये प्रूव होगा कि खून उसका बहा है वहां। उसके लिए देखिए खून किसने बहा है, बिल्कुल बिल्कुल कैसे बहा है उसने? बिल्कुल देखिए, ये मैं जैसा बता रहा हूँ 6 महीने हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और जिसका बचाव पक्ष को हमेशा फायदा मिलता है, और इस केस में भी ऐसे तो ही लगता है कि दो कड़ियां प्रूव होना बहुत जरूरी है। दो कड़ियाँ बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंस ऑफ दैट गर्ल इन दैट हाउस, हाँ। दूसरा उसकी वहाँ पे ब्लड स्टेन के डीएनए मैच करना जिससे साबित हो कि वही लड़की ओके, मरी है, मत और तीसरी सब अगर स्कल मिल जाता है तो बहुत बड़ा evidence है। ठीक है। हम चलते हैं सुप्रतिम बैनर्जी के पास, जो इस मामले में काफी अहम जानकारियां हमें देंगे। सुप्रतिम भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे केस में अभी हैदर भाई से भी बात हो रही थी, इसमें जो सबसे अहम कड़ी है वो है कि मौके पर आपने यानी आफ्ताब ने खून किया है, उसके ब्लड स्टेन मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल, और ये प्रूव हो रहे हैं कि ब्लड स्टेन श्रद्धा के हैं, लेकिन ये कहीं से प्रूव नहीं हो रहा कि उसने खून किया या उसके मारपीट की तो खून निकला, उसकी प्रेजेंस, आखिरी लास्ट सीन उसने काटा, ये कैसे प्रूव होगा? बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत इजीली प्रूव होगा। वो इसलिए प्रूव होगा कि एक ऐसा मकान जिस मकान में आफ्ताब और श्रद्धा रहते थे, ठीक है। मकान मालिक ने रेंट पे दिया था, तीसरे किसी आदमी की वहाँ एंट्री नहीं है, तो अगर उस मकान के अंदर श्रद्धा का खून मिलता है और दूसरा बंदा जो उसी मकान में रहता था वो जिंदा है और उसने इनिशियल कन्फेशन में पुलिस से ये बात कही है और उस पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये खून उसी की वजह से निकला है। श्रद्धा का खून अपने आप तो नहीं निकल सकता। आपको पता है कानून प्रिजम्पशन पर नहीं चलता, प्रिजम्पशन नहीं, प्रिजम्पशन हुआ है। अब देखिए, बंद कमरे के अंदर अगर मर्डर होगा तो वहाँ आप चश्मदीद की उम्मीद भी तो नहीं कर सकते, वहाँ तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही कन्विक्शन होना है, चश्मदीद कहाँ से नहीं, आएगा? लेकिन ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि लास्ट सीन एविडेंस वो लड़की वहां थी, ये तो प्रूव करेंगे। वो तो प्रूव होगा ना, उसका मोबाइल फोन का लोकेशन है वहाँ, Okay. उसका मोबाइल फोन का लोकेशन है और वो उसी मकान में रहती थी। Okay. या तो कोई ये प्रूव कर दे कि वो उस मकान में उस रात नहीं आई थी, अगर इस तरह का कोई एविडेंस आ जाए कि नहीं मेरे घर आई थी, अगर कोई बता दे फिर तो केस बदल जाएगा। Okay. लेकिन अगर नहीं आई थी तो ऑब्वियस शेल्टर है ना, या ऑब्वियस जो उसका रहने की जगह है वो उसका घर है, तो उसके घर में अगर उसका कत्ल होता है और घर में दो लोग रहते हैं, एक आदमी मर जाता है एक जिंदा है, तो ऑब्वियसली सस्पेक्ट वही है। और मोटिव भी है ना, लड़ाई झगड़े के पीछे ऑब्सेशन वाली चीज़ें हैं, मतलब जिसे पॉजिटिवनेस कहते हैं, ड्रग इन्फ्लुएंस जैसी चीज़ है, पहले लड़ाई हो चुकी है, पहले के चैट सामने आ चुके हैं, यहाँ तक कि लड़ाई होने के बाद मेडिको लीगल असिस्टेंस लिया गया है वो सामने आ चुका है। तो इतना बहुत सारी कुछ होने चीजें के बाद हाँ। वो वहां रह रही थी, ये बात मैंने सुनील सर से भी पूछी थी, उनका हाँ। कहना था कि अब क्या करती, मजबूरी थी। नहीं, देखिए होता क्या है चिराग, रिश्ते एक तो बड़े नाजुक होते हैं, ठीक है। अब कई बार मैं तो अपने बीच में ही इनको उदाहरण के साथ देखता हूँ, मान लीजिए मेरा और आपके बीच किसी मामले पर थोड़ी तनातनी हो जाए,
ऑल्दो हम किसी कोर्टशिप में नहीं है, लेकिन हमारे आपके बीच में तनातनी हो जाए, मान लीजिए कहा सुनी भी हो जाए, तो क्या तुरंत से रिश्ते खत्म हो जाते हैं? हम तो चीज़ों को रिकनसाइल करते आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तो वो जिंदगी को आगे बढ़ाने के ख्वाब देख रही थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी, आफ्ताब ने इस तरह का झांसा भी दिया था, तो वो कैसे ये नहीं आएगी? और आपको ये भी पता है, मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं कि वो लड़का ये बोल रहा था कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो जहाँ लव अफेयर जैसी चीज होती है, कहाँ से आया? ये सूत्रों से पता लगा? नहीं, बिल्कुल सूत्र नहीं, उनके दोस्त हैं जिन्होंने सुना है, ये कन्वर्सेशन सुना है। जब इस लड़की को 2020 में बुरी तरह से उसने मारा पीटा था, तो श्रद्धा जो है अपने एक दोस्त गॉडविन के पास गई थी। गॉडविन ने उसको मदद की, शेल्टर दिया, हॉस्पिटल लेकर गया, पुलिस के पास भेजा, और इस दौरान जो है वो लगातार फ्रेंटिकली फोन कर रहा था इस लड़की को, आफ्ताब, और फोन करके बता रहा था कि तुम जहां भी हो मेरे पास चली आओ, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो मतलब प्यार था, ये ऐसा कहा जाए? प्यार क्या, इसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहिए आप, प्यार तो मैं नहीं कहूंगा। प्यार, उस लड़के ने ये भी बात बताई है कि ये पॉजिटिव था, इसका मतलब? नहीं, पॉजिटिव होना प्यार की निशानी है ये जरूरी नहीं है दोस्त। पॉजिटिव होना एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है मेरे हिसाब से, कि आप किसी को किसी दूसरे आदमी से बात ही न करने दें। मतलब मेरी मान लीजिए किसी लड़की से मित्रता है, और वो लड़की अगर ये सोच ले कि फिर किसी दूसरी लड़की से मैं बात नहीं करूंगा, तो ये तो पागलपन है। क्यों नहीं बात करूंगा? इसे दफ्तर में दूसरे लोगों से बात नहीं करने देता था, तो ये पागलपन था। मुझे प्यार नहीं लगता, मुझे लगता है सिनिकल आदमी था जिसने इस तरह से उसकी हत्या की। इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि उसके फादर ने खुद ये बात बोली कि तुम किसके चक्कर में हो, तो खुद साइको है। मतलब उसके फादर भी जानते थे इस बात को। फादर जानते थे, बल्कि फादर भी एक तरह से, फादर क्या, आफ्ताब के पेरेंट्स के ऊपर अब इल्जाम लग रहे हैं कि वो भी इस लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे, ये कहकर कि हमारा बेटा जो है वो बिल्कुल डिस्पैरेट हो जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा, एक तुम ही हो जो उसे संभाल सकती हो, उसकी जिंदगी से बाहर मत जाना प्लीज। जो लड़की ऑलरेडी उसे प्यार करती है और एक तरह के कंफ्यूज स्टेट में है, मारपीट के बाद पिट भी गई है, प्यार भी करती है, समझ में नहीं आ रहा है कि मुकदमा करा दूं, रिश्ता तोड़ लूं, ब्रेकअप कर लूं, या फिर उसके साथ रिकनसाइल कर लूं। ऐसे हालात में जब लड़के के माँ बाप फोन करके ये कहते हैं कि बेटी प्लीज उसको संभाल लेना, वो वरना बर्बाद हो जाएगा, हमारे बेटे की जिंदगी तुम्हारे हाथों में, तो लड़की क्या करेगी? लड़की फिर से उसी ट्रैप में तो फंस जाएगी। इसमें उनकी भी गलती है कि जब उनको दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता होगा कि बेटा मारता है बहू को, ये भी पता होगा। और ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें श्रद्धा के परिवार को नहीं पता होगी। श्रद्धा के परिवार को पता थी, श्रद्धा के पापा ने कई बार उसे आगाह किया था, ये भी कहा था कि तुम इस रिलेशनशिप से बाहर चली आओ, लेकिन वो शायद नहीं आई। देखिए क्या है ना, गारंटी से तो कोई ये नहीं कह सकता कि कल को इन मारपीट का अंजाम जो है वो कत्ल की सूरत में ही सामने आ गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस होते जरूर हैं, और उस आवाज को सुनना जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सुप्रीम मैनेजर भाई ने बहुत अच्छी बात कही, आवाज को सुनना जरूरी है। हम चलते हैं अपनी क्राइम तक जो यूट्यूब टीम है उसके पास चलते हैं, वहाँ भी बात करते हैं, पूछते हैं। एक्चुअली हमारे साथ पूछते हैं, मैं आपने भी केस फॉलो किया, आप रोजाना खबर कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ क्राइम तक पर लगातार खबरें यूट्यूब पर भी हमारे आ रही है। फर्स्ट इंस्टांस पर ये केस आपने देखा, सुना, आप खुद मुंबई की हो, बस ही आपको भी पता होगा जगह का, क्या लगा इसमें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड? सो ये बहुत ही शॉकिंग था हमारे लिए, जब भी न्यूज़ हमने ब्रेक हुआ और हमने देखा तो शॉकिंग लगा मुझे। और अभी तक टिल ऑन डेट अगर हम देखें, इन्वेस्टिगेशन देखें या पुलिस इन्वेस्टिगेशन देखें, तो ये ऐसा केस अपने आप में एक अनोखा ही केस है। चाहे वो इसको अगर हम कंपेयर करें तो आरुषि मर्डर केस से भी थोड़ा बहुत कंपेयर किया जा सकता है, जैसे वहाँ पे भी लैप्स ऑफ एविडेंसेस हो गए थे, यहाँ भी एविडेंसेस इनको मिल नहीं रहे अभी तक, जितना जांच हुआ है। जैसे अभी हड्डियों का ढांचा मिला इनको जंगल से, तो उसका भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। वो पता नहीं मतलब जंगली जानवरों का भी हो सकता है, ह्यूमन का भी हो सकता है, वो जांच का विषय है। और अगर मैं बताना चाहूँ इस पे तो काफी कुछ, मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। एक लड़की के सेंस में आपसे पूछता हूँ, क्या ये बहुत मुश्किल होता है कि जब आप लिव इन में चले जाओ और वहाँ आपको लग रहा है कि पार्टनर आपको पीट रहा है, घर वाले, आप किस मुंह से जाओगे बताने, क्योंकि खुद ही आपने गलती कर रखी है, तो ऐसे में, और वहाँ आफ्ताब का परिवार भी सपोर्टिव नहीं है कि वो अगर वो उनको बताए अपनी लॉस को, ऐसा ऐसा कर रहा है, वो भी कह रहे हैं कि ये तो साइको है हमारा बेटा, तो कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा था कि भाई यहाँ से भी दरवाजे बंद हो गए, यहाँ तो है ही दरवाजा। ये कभी नहीं होता सर, हम अपने माँ बाप से इतने फ्रेंडली होते हैं, इतने ओपन होते हैं, चाहे वो भाई बहन हो चाहे माँ बाप हो, कभी ना कभी कोई चीज़ें हम आराम से इनसे बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो भी हमें चीज़ें अगर तकलीफ दे रही है तो आप कहीं ना कहीं तो वोकल होंगे, चाहे वो फ्रेंड्स नहीं। तो आपको लग रहा है इस केस में वो वोकल हो रही थी या नहीं हो रही थी? वो लड़की कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स से तो चैट कर ही रही थी, लेकिन इनसे नहीं कर पा रही थी या पुलिस का सहारा नहीं लिया था। अभी मैंने एक न्यूज़ देखा था जिसमें वो बताया जा रहा था कि उसने FIR किया हुआ था नाला सोपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन में, तो अभी
अभी वो भी पता नहीं है कि किया हुआ है कि नहीं, लेकिन उसके दोस्त ने ये बताया कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन में उसने FIR कराई थी, चोट के निशान थे, जो भी हुआ था उसके दोस्त ने वो चीज़ें बताई है। चलिए थैंक यू अश्विनी। बात करते हैं पूनम हमारे साथ मौजूद है। पूनम, आपने भी केस फॉलो किया लगातार, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कौन सा ऐसा एस्पेक्ट आपको लग रहा है कि इसमें अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही है, गलत है, हड्डियों का मिलान नहीं हुआ श्रद्धा से, या लड़की ने हदें पार कर दी थी, कुछ मतलब आपके दिमाग में एक नॉर्मल थॉट क्या आता है एज अ ये स्टोरी सुनकर? मेरे को नहीं लगता कि लड़की ने कोई हदें पार की है। ठीक है। जब वो घर से गई तो उसकी मदर को मालूम था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। हालांकि फादर के साथ वो उतनी कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन उसने वो लगातार अपनी मम्मी को बताती थी कि वो कहाँ पे रह रही है, कैसी है। 2020 में जब उसकी मम्मी की डेथ हुई, उसके बाद उसके पापा कनेक्टेड रहते थे, लेकिन उसके फ्रेंड्स के थ्रू। ठीक है। मतलब फ्रेंड्स से थोड़ी बहुत चीज़ें पता करते थे। ठीक है। लेकिन और अपनी बेटी को कॉल नहीं करते थे कभी। तो मेरे को लगता है थोड़ी सी गलती उनके फादर की भी है। अगर उसकी गलती है तो उनकी भी है थोड़ी बहुत चीज़ें। तो मेरे को ऐसा लगता है। क्यों गलती क्या है? उनकी गलती ये है कि उनको पता करना चाहिए था कि उनकी बेटी कैसी है। अगर आप उनके फ्रेंड को कॉल करके पूछ रहे हो, अगर फ्रेंड्स बता रहे हैं आपको, नहीं तो ईगो कुछ नहीं होती? अगर मान लीजिए एज अ फादर वो ये सोच रहे हो कि लड़की ने तो मेरी ईगो हर्ट कर दी, ये एक तरह से कहा जाए कि शादी कर ली, लिव इन में रह रही है काइंड ऑफ, और ऐसा तो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। आप नॉर्मल शादी करके रहो, कुछ हो सकता है इशू है। लेकिन गलतियां तो बच्चे करते हैं ना, तो माँ बाप थोड़ी ईगो में रहेंगे। माँ बाप ईगो में नहीं रह सकते ना। उनको तो देखना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ पे है, कैसा है, सेफ है या नहीं है, तो उनको देखना तो पड़ेगा। सर एक चीज़ है, आपने अभी बोला कि लिव इन में रहती थी विदाउट शादी, तो लिव इन में रहना खराबी है? नहीं, जैसे एक मिडिल क्लास सोसाइटी में अगर इसको देखा जाए तो हो सकता है कि कई लोग इसको गलत सेंस में देखें। ये Although legalize है ना सर? वो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक जनरल सेंस में आप मुझे बताइए, आपकी फैमिली मतलब यूजुअली अलाउ करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी। आपकी फैमिली भी कहेगी आप शादी करो, आप रहो। हाँ सर, ये कर जिससे सकते करनी कि है आप तो। शादी करो, लेकिन वो अलग विषय है। हाँ। लेकिन आप अगर इसको ये झूठा नहीं ठहरा सकते कि लिव इन में रहना गलत था लड़की का। और अगर यहाँ और एक पॉइंट बनता है कि लड़की के साथ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस या जो भी शिकार हो रही थी वो चीजें, तो वो खुलकर मुझे लगता है कि पुलिस स्टेशन में उसे जाना चाहिए था। नहीं गई और वो अगर पुलिस स्टेशन? हाँ एक बार गई है, लेकिन उसका अभी पता नहीं है कि गई ही हुई है। उसके फ्रेंड ने बोला है कि वो गई थी वहाँ पे। और सेकेंड थिंग यहाँ पे ये मुझे लगता है कि सर अगर उसके साथ किसी भी तरह का ये टॉर्चर हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसे बोलना चाहिए था वो चीज़ें। चाहे वो फ्रेंड को बोलना था, चाहे वो पुलिस स्टेशन में जाना था, कहीं भी जाना था, बोलना था। मेरे को लगता है कि उसको बोलना चाहिए था। मेरे को लगता है अगर पहला थप्पड़ या पहली गाली आपको पड़े, उसी टाइम आपको सचेत हो जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए, थोड़ा बहुत पीछे जाना चाहिए, क्योंकि अगर बंदा एक बार उसने हाथ उठा दिया, वो आपको कभी ना कभी फिर से वो मारेगा, वो रिपीट करेगा एक चीजें। उसके फादर का ये बयान आया था कि ये किस लड़के के साथ तुम हो, ये तो साइको है, ये तो। और लेकिन एक ये भी बात उन्होंने कही थी एक टाइम पर कि ठीक है थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा शादी के बाद। तो ये तो मतलब अब फादर ही सर्टिफिकेट दे रहा है अपने बच्चे को कि वो इस तरह का है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो उसने करी होगी, तभी वो उसका गड़बड़ परसेप्शन तो ऐसा थी, बना। हाँ गड़बड़ तो थी। आफ्ताब की बात करो। हाँ, आफ्ताब की फैमिली को भी पता था कि उसके साथ मारपीट हो रही है लड़की के साथ। लड़की के चैट्स भी अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो बता रही है कि मेरे को इतना पीटा गया कि मेरी बॉडी में हाँ, वो तो हम बहुत दर्द हो तस्वीरें रहा भी है। देख रहे हैं। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, और माफ़ी भी मांग रही है अपने टीम लीडर से कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, आपका काम डिले हो रहा है मेरी वजह से। तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली तो इस बात से अवेयर थी कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं रहे थे। तो यहाँ पे सबकी गलती लग रही है, इसमें कोई एक मतलब सबकी गलती लग रही है। श्रद्धा की गलती ये है कि जब पहला थप्पड़ उसको पड़ा, उसी टाइम उसको अलर्ट हो जाना चाहिए ठीक है। कि ये बंदा सही नहीं है। ठीक है। क्योंकि चीजें कितनी भी खराब हो, आप हाथ नहीं उठा सकते किसी पे। ठीक है। आपको ये राइट नहीं है, और आप छोड़ दो। माँ बाप ने ध्यान नहीं रखा आपको ऐसा लगता है? मेरे को लगता है थोड़ी बहुत चीज़ें हैं माँ बाप के लिए। जैसे मम्मी की जब डेथ हो गई थी, तो फादर को थोड़ा बहुत और ज़्यादा करना चाहिए था, उनको पता करना चाहिए था। अब मत बात करो, लेकिन आप पता करो। नहीं, पता तो कर रहे थे, सोशल मीडिया के थ्रू पता लग रहा था, दोस्तों के थ्रू पता लग रहा था। लेकिन 2 महीने के बाद, 2 महीने तक कुछ पता नहीं चला ना। 2 महीने के बाद वो वोकल हुए हैं, फिर आके पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। तो उनको उस टाइम पे अलर्ट होना चाहिए था कि उनकी बेटी के साथ क्या पता, अगर उसने एक थप्पड़ मारा है, क्या पता कल को वो कुछ भी कर सकता है। वही हुआ है ना, वही हुआ। तो उनको पता करना चाहिए था। और बात रही ईगो की, तो मेरे को नहीं लगता कि माँ बाप के पास ईगो होता है बच्चों के लिए खासकर। ईगो तो ठीक है हर किसी के पास, लेकिन बच्चों के लिए मेरे को नहीं लगता। तो मुझे एक और चीज़ इसमें कहना है कि आफ्ताब की फैमिली जो है वो भी जांच के घेरे में आनी चाहिए। क्योंकि अगर अभी मैंने एक बाइट सुन रही थी, मैं उसके फ्रेंड का बाइट था, जिसमें वो कह रहा था कि आफ्ताब की गलती है, लेकिन सब कुछ जो कुछ भी होता था ना, वो आफ्ताब की फैमिली को बखूबी पता होता था। ऐसा नहीं है कि वो उसकी फैमिली अंधेरे में रहती थी। तो और फैमिली ने हाल ही में शिफ्ट किया है वसई की कोई लोकेशन से, वो शिफ्ट कर चुकी है। तो हो ना हो इनको जानकारी थी इस चीज की। पैसे का भी कुछ लेन देन हो सकता है कि वो पैसे मांगता था, बात भी सामने आई है कि वो कहता था अपने घर से पैसे लेकर। आफ्ताब अपनी फैमिली से लेता था।
श्रद्धा को बोलता था अपने घर से पैसे लेकर, ये मुझे नहीं पता ये इसके एक फैक्ट बारे है, में। मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर ऐसी ही हो, इसका मतलब डाउरी ले रहा था, एक तरह से मांगे जा रहा था, डिमांड किया जा रहा था बार बार। डाउरी तो नहीं कह सकते सर, वो तो खुद ही उसके पास उसका सिम का ये था, कार्ड था, बैंक का कार्ड था, जिसके थ्रू वो एटीएम से ऑनलाइन ठीक है। ट्रांजेक्शन किया है 54,000 या 52। मतलब मेरे कहने का मतलब पैसा भी एक 2000 इशू था कि वो बार बार पैसे के लिए फोर्स करता था कि हो ये ले। सकता है। और सर वो जॉबलेस भी था, ऐसे कई रिपोर्ट्स ऐसे बता रही है कि वो जॉबलेस था, करता नहीं था, फूड ब्लॉगिंग करता था, लेकिन अर्निंग कुछ नहीं थी। अर्निंग बेसिकली श्रद्धा पे डिपेंड था, वो जो कुछ भी था आप घर का दोनों, खर्चा आप श्रद्धा दोनों, के बिल्कुल थ्रू ठीक चलता है, था। आप दोनों यहाँ अलग रहते हो, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि अब जब दोनों अलग रह रहे होंगे तो ऑब्वियसली तब तो सारा काम खुद करना पड़ता होगा, बहुत डिफिकल्ट और इसी वजह से झगड़े भी होते होंगे। होते हैं, कलेश तो बहुत होते हैं, और डिफिकल्ट होता है आपको बीइंग ए लोनली, आपको सरवाइव करना है, जॉब करना है, घर जाके सब चीज़ें देखनी है, आपके ऊपर है, गीजर खराब होता है, गीजर ठीक कराना है, ये ठीक बात है। कराना है, फलाना है, ढिमका, बहुत चीज़ें होती है, आपको अकेले ही चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। तो शायद ये हो सकता है कि टिफ होती है इस बात को लेकर, ईगो। लेकिन इस चीज में तो श्रद्धा के ऊपर था ना सारा, फिजिकल टॉर्चर बोला जाए या मेंटली प्रेशर बोला जाए तो श्रद्धा झेल रही थी, वो तो नहीं झेल रहा था। वो तो आराम से ही पड़ा था, पैसा भी उसे ही कमाना था, ऑफिस भी उसे ही जाना था, घर का काम भी उसे ही करना था। तो इसमें तो जांच का विषय तो ये है ना, आफ्ताब है ना, ठीक है। श्रद्धा तो विक्टिम ही थी। हमारे साथ परिवेश पांडे कुछ कहना चाह रहे थे। परिवेश, लास्ट कमेंट। हाँ, जैसे कि बोला जा रहा है कि पेरेंट ने वो उस समय ध्यान नहीं दिया, कैसे ध्यान देते। लड़की ने पूरा अपना वही पापा से पूरी तरह अलग हो गई थी। अपने कॉलेज तक में बोल के रखा था कि ये मेरे पापा है ही नहीं, मेरे पापा तो बहुत पहले ही मर चुके हैं, ये कोई और है। मतलब जब ऐसी सब बातें सुनेंगे तो कोई भी बाप अपनी बेटी की तरफ क्या ध्यान देगा, क्या बोलेगा, किस मुंह से फोन करेगा, जब जवाब उल्टा मिलेगा। और उसे पता है कि लड़का ऐसा है, मतलब आप एक भाई होने के नाते यार, जो भी होगा पेरेंट होगा, कौन अपनी चाहेगा कि मेरी बहन ऐसे लड़के के साथ रहे, ऐसे किसी के साथ रहे। जब मना करने के बावजूद कोई नहीं रखेगा, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, और वो उसका डिसीजन था। लेकिन उसने पूनम की लिया। बात भी सही है कि ऐसे थोड़ी पेरेंट्स छोड़ देते हैं, छोड़ देते यार, ईगो का प्रॉब्लम होता है, इतने बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, छोड़ पेरेंट्स देते पे हैं। ईगो तो नहीं आना चाहिए आ ना। जाता है, और आता ही है। आप उनकी बात नहीं मानोगे तो कितना दिन चलेगा। आप 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन मेरी गलती, 60वें दिन बोलोगे छोड़ो यार जाने दो, बला टली, और ये बला टली और ये आगे जाके बला बन गई, फिर इतना बड़ा क्राइम हो गया। चलिए, ये वीडियो आप बताइएगा कैसी लगी आपको। थैंक यू।